हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। लगातार हम झारखंड महिला सुपरवाइज़र, लेडीज सुपरवाइज़र एग्ज़ाम को लेकर फोकस किए हैं। बाकी जितने भी झारखंड का जैसे सीजीएल हो, झारखंड उत्पाद सिपाही हो, जेपीएससी रेंजर ऑफिसर हो, वो झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका पेपर 3 में सामान्य अध्ययन आपको ज़रूर होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैराथन क्लास 2 है ये। मैराथन क्लास 1 यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसमें देख लीजिए, क्योंकि मैराथन क्लास 1 में हमने पूरे हिस्ट्री को एक ही वीडियो में कवर किया हूँ, तो ज़रूर आप लोग देख लीजिए। स्पेशल लेडीज सुपरवाइजर वाले परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को देख के जरूर जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे जो मैराथन आएंगे एक एक करके आप लोग देख लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे और एक आप लोग को रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते शुरुआत करते हैं। थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। ये वही छात्र छात्रा के लिए क्लास है जो सीरियस में लेडीज सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं और बाकी झारखंड के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। चलिए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था। किसका? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, या वैष्णव धर्म का, या तंत्र मंत्र का? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के एक महान केंद्र था और इसकी स्थापना यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यदि आपसे पूछा जाए स्थापना किसने किया था तो कुमारगुप्त ने, ठीक है। कुमारगुप्त ने, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चोंगांग खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक का, बलबन का, या इल्तुतमिश का, या हुमायूं का? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन का ऐबक का जो मृत्यु हुआ था, ठीक है, उसका जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? 1210 ईस्वी में, ठीक है। चोंगा खेलते हुए घोड़े से वह गिरकर हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? महात्मा गांधी को, मदन मोहन मालवीय को, दादा भाई नौरोजी को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम क्या है? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, या मूल शंकर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर, ठीक है। स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम था मूल शंकर। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। स्वामी दयानंद का एक नारा था, प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौट चलो। उसको हम लोग वास्तविक नाम यदि देखा जाए तो उसे मूल शंकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? मुंबई में, अलीगढ़ में, कालीकट में, या गुंटूर में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा कालीकट। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट फिर से है कि निम्नलिखित में से किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से टावर है? अच्छा, गुंटूर में है, ठीक है। गुंटूर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, कालीकट नहीं होगा, गुंटूर होगा, ठीक है। गुंटूर ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर जो है मोहम्मद अली जिन्ना का एक टावर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, गुंटूर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तापीय विद्युत का पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? विटामिन कोयला, निगलाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, या पीट कोयला?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट कोला। ठीक है, तापीय विद्युत का पैदा करने के लिए एंथ्रासाइट नामक कोयला का प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी अच्छा रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? किन्नौर, चंबा, कुल्लू या सिरमौर? आंसर हो जाएगा किन्नौर। ठीक है, अगला चलते हैं। किस नदी के बेसिन को भारत में 10 राज्य द्वारा बांटा गया है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दामोदर? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी के बेसिन को 10 राज्यों में बांटा गया है। गंगा नदी को भारत में कुल लंबाई कितनी है यदि आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी का कुल लंबाई। अगला जो है कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च आर्द्रता के संबंध में उच्च तापमान। ठीक है, यानी अक्टूबर माह के गर्मी के मुख्य कारण उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान होना चाहिए। पड़ने या उच्च तापमान पड़ता है तो पड़ने, पीछे हटने या भारत से वापसी के कारण यह समय अवधि पश्चिम गमन, मानसून या परिवर्तन ऋतुओं के नाम से भी जाना गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सबसे अधिक निवल क्षेत्र में बुआई की जाती है? पंजाब में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या मिजोरम में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओलो या ओस्लो है ना, ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो किसकी राजधानी है? लंदन, ताइवान, जॉर्डन या नॉर्वे की? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नॉर्वे की। नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। और इसकी मुद्रा यदि आपसे पूछा जाए इसका मुद्रा क्या है, तो इसका मुद्रा जो है क्रोन है। क्या है? मुद्रा है क्रोन। नॉर्वे की मुद्रा पूछा जाए क्रोन है और इसकी राजधानी ओस्लो है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है? आपको बताना है कि कौन सी जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन है भील, गोड़, थारू है ना। ऑप्शन नंबर बी में है भील, कोल, गोड़। ऑप्शन नंबर सी में है भील, कोल, टोडा। और ऑप्शन नंबर डी में है भील, संथाल, गद्दी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भील, कोल और गोड़ मध्य प्रदेश में निवास करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा जनजाति पाई जाती है तो पहला होगा भील, दूसरा हो जाएगा गोड़, तीसरा हो जाएगा संथाल, चौथा हो जाएगा मुंडा। इस प्रकार से चलते रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आपको बताना है। ऑप्शन 4 है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में निम्नलिखित संविधान किस देश का सबसे अधिक विस्तृत है? चीन का, अमेरिका का, जापान का और ऑप्शन नंबर डी में है भारत का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बोलिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा लिखित संविधान जो है का विस्तार वो भारत में है, हमारा भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है कि न्यायिक को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? चलिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर दीजिए।
न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, पहले बार मामले की सुनवाई की योग्यता। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है कि एक व्यक्ति है जो ग्राम पंचायत का सदस्य, जो उसको ग्राम पंचायत सदस्य बोलते हैं, उसका चुनाव लड़ना चाह रहा है, उसका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 18 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए, 19 वर्ष या उससे ऊपर, 21 वर्ष या ऊपर होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी वह ग्राम पंचायत के सदस्यता का चुनाव वो लड़ सकता है। ठीक है, अगला जो है, निम्नलिखित समितियों में से किसमें वित्तीय क्षेत्र को सुधारने के बारे में विचार कर सुझाव दिया है? आबिद हुसैन समिति, भगवती समिति, चलिया समिति या नरसिम्हा समिति? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिम्हा समिति। अगला क्वेश्चन है कि जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? यह आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? क्या वह शून्य हो जाएगा, क्या वह ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या स्थिर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। जब कुल उत्पादन कांस्टेंट यानी स्थिर हो जाता है तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम है? दीवान ए खास, दीवान ए आम, इबादत खान या शाहजहां? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने 6 वर्ष है ना, शिवाजी ने 6 वर्षों तक यानी 1649 से लेकर 1655 बीजापुर के आदिल शाही के विरोध अपना अभियान क्यों बंद किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि ये अन्य मराठी प्रधान के द्वारा उत्पन्न आंतरिक उलझन था, क्या वह आदिल शाह शासक द्वारा उनकी गिरफ्तारी तथा कैद करना था, क्या मुगलों से उनकी शत्रुता था, या आदिल शाही द्वारा उनके पिता की गिरफ्तारी तथा कैद था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदिल शाही द्वारा उनके पिता की गिरफ्तारी तथा कैद था। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक व्यवस्था या अव्यवस्था लिखा है ना, प्रशासनिक अव्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य की ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को मिलाया था, उड़ीसा को मिलाया था, या बर्मा को मिलाया था, या संयुक्त प्रांत को मिलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति का जन्मदाता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी को क्या कहा जाता है? हड़प नीति का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के बाद, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड म्यू, लॉर्ड लॉथिंग्स? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अब थोड़ा सा लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते हैं। 1857 के बाद लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला लिखा है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका एग्जाम में, और जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बार बार ये एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट हुआ है। आगे जो भी आप एग्जाम लिखिएगा, चाहे आप सीजीएल के एग्जाम लिखिएगा या लेडी सुपरवाइजर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, या भगत सिंह को? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है?
दाता कहा जाता है। इन्होंने समाज में व्यापक हो चुके अंधविश्वास, बहुविवाह, जाति प्रथा और सबसे महत्वपूर्ण सती प्रथा को यह भत्सना किया था। अगला क्वेश्चन से कि भारत की मुख्य भूमि का देशांतर के बीच में फैला हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताना कि भारत की मुख्य भूमि का देशांतर फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 68 डिग्री 7 से पूर्व और 57 डिग्री 25 इंच पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तेलंगाना, मारवाड़ा, विदर्भ या मराठवाड़ा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ा। ठीक है, सबसे शुष्क क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खदानों का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, 70% से अधिक है या 60 से 70% है या 50 से 60% या 50 से कम है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 70 से या 70 से अधिक खान होगा। ठीक है, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खदानों का क्षेत्रफल 70% या उससे ऊपर होगा। अगला है गिर के जंगल कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो गिर के जंगल जो है वो है आपका कहाँ पर है? केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में या असम में? गिर का जंगल आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गुजरात। गौ से गिर होता है, गौ से गुजरात होता है, इस प्रकार से याद रखिएगा। गिर का जंगल जो है वो गुजरात में है। ठीक है, और ये जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हाथी नहीं, शेर के लिए। ठीक है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर का जंगल। ठीक है, जो गुजरात में है। अगला जो है वो पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए विख्यात है? पेट्रोल के लिए, कोयला के लिए, एल्यूमिनियम के लिए या यूरेनियम के लिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ प्राप्त कोयला उत्तम श्रेणी का है। यह कोयला उच्च ज्वलनशील होता है जो रेले और तापीय विद्युत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है संविधान द्वारा, संसद के कानून द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा या 1947 के अधिनियम द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान द्वारा। जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी या कौन है? सकीना इत्तू, महबूबा मुफ्ती, आसिका निक्सा या हिना सफी भट्ट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में क्या दर्शाया है? मंत्रिपरिषद को, लोकसभा के अध्यक्ष को है या प्रधानमंत्री को या कैबिनेट मंत्री को? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद को। ठीक है, अनुच्छेद जो है आर्टिकल 74 और 75 में मंत्रिपरिषद को दर्शाया गया है। ठीक है, बारे में उल्लेख है। अगला है नगर निगम के मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है या सरपंच होता है या राज्यपाल होता है या महापौर होता है? तो नगर निगम का जो मुख्य होता है वो कौन होता है? महापौर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महानगरों के स्थानीय शहरी निकाय के रूप में नगर निगम की संस्थान होती है जिसका प्रधान महापौर होता है, जिनसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। महापौर जनता द्वारा चुना जाता है, याद रखिएगा। डायरेक्ट राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति में अंतर को क्या कहा जाता है?
राजस्व, कुल व्यय, राजस्व घाट या आपका कुल राजस्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व घाट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? 1921 में, 1931 में, 1941 में या 1951 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य था 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, 5 साल था पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1951 तक, 1951 से लेकर 1956 तक। यह था कौन सी योजना पर आधारित था, कौन सा मॉडल पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। याद रखिएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस समय मंदी अवधि रहती है? मार्च अप्रैल में, सितंबर दिसंबर में, जून जनवरी जून में या फरवरी अप्रैल में? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो जनवरी जून में होगा। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? डॉलर, रुपया, टका या कयात? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार की मुद्रा जो है कयात है। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात है, याद रखिएगा। और इसकी राजधानी क्या है? नए पतोई। इसकी राजधानी यदि आपसे पूछा जाए, राजधानी नए पतई ताओ। ठीक है, नए पतई ताओ, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है राजधानी या मुद्रा, तो कयात बोलिएगा। ठीक है, कयात ये आपका मुद्रा हो गया और राजधानी हो गया नए पताई ताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नया सूत्र किसने लिखा था? व्यास ने, गौतम ने, कपिल ने या चरक ने? तो ऑप्शन हो जाएगा गौतम ने। ठीक है, नया सूत्र जो लिखा था वो गौतम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आमेर किला किसने बनाया था? अकबर ने, राजा राम मोहन सिंह प्रथम ने या उदय सिंह ने या महाराणा प्रताप ने? तो आमेर जो किला है वो बनाया था राजा मान सिंह प्रथम ने बनाया था। ठीक है, और ये किला कब बनाया था? 1592 ईस्वी में बनाया था। 1592 ईस्वी में कौन सा किला बनाया था? आमेर किला। अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून को उल्लंघन में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वेच्छा अवज्ञा आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून का उल्लंघन में महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था स्वेच्छा अवज्ञा आंदोलन। आप नीचे कमेंट में बताइएगा स्वेच्छा अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, अगला है कि हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे? अमरूल आंदोलन से या गदर आंदोलन से या स्वदेशी आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गदर आंदोलन से। तो डिटेल जानते हैं। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी थे जिनका संबंध गदर आंदोलन से था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? यदि आपसे पूछा जाएगा गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1913 में। ठीक है, 1913 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ प्रारंभ किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिकिस खलीफा के खिलाफ। ठीक है, अब टिकिस खलीफा क्या था? यह आंदोलन जो था 1919 से 1922 भारत में मुख्य तौर पर मुसलमानों द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब? तो याद रखिएगा 1919 से 1922 ईस्वी भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? आनंदपुर साहिब, मुंबई, बेंगलोर या दिल्ली? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदपुर साहिब। भारत का प्रथम सौर शहर है।
सोल माने सोलर वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आनंदपुर साहिब, ठीक है। अगला है कि फसल के मौसम के आधार पर, फसल के मौसम के आधार पर विषम मद आपको चुनना है, चावल, गेहूं, मक्का और कपास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ठीक है। देखिए, चावल हो, मक्का हो या कपास हो, ये तीनों जो है चावल, मक्का और कपास, ये आपका खरीफ फसल है, खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ है। और गेहूं क्या है, रबी फसल है, रबी फसल है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है खरीफ फसल और रबी फसल कौन है, तो इसमें से आपको चूज करना है कौन खरीफ है और कौन सा फसल जो है वो रबी फसल है। तो खरीफ फसल में कौन आएगा, गेहूं आ जाएगा, और चावल, मक्का और कपास क्या आ जाएगा आपका, चावल, मक्का और कपास आ जाएगा आपका खरीफ फसल में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विषम पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। कब हुआ था, 1981 में, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी तेहरान है, इराक की, इजराइल की, ईरान की और भूटान की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान की। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। यदि आपसे पूछता है मुद्रा क्या है, तो मुद्रा हो जाता है रियाल। क्या हो जाता है, मुद्रा हो जाता है रियाल। ईरान की मुद्रा रियाल और ईरान की राजधानी तेहरान, याद रखिएगा। अगला जो है, संविधान सभा को राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, 24 मई 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जून 1950 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन जो सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में ये गाया गया था। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लोकादीप, मिनिकाय और अमीन देवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है 1973, 1971, 1970 और 1972। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1973। 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा लोकादीप, मिनिकाय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। कब, 1973 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से किस रीट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा गया जाता है, परमादेश को, बंदी प्रत्यक्षीकरण को, अधिकार परीक्षा को या उत्प्रेषण को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण को। बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्तित्व को प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझा जाता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। अगला जो है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं, सभी, 1/4, आधा या 1/3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3 जो होगा वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है निर्वाचित किया जाता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
इसका सदस्यों जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल ये भी पूछ देता है एग्जाम में, तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और लोकसभा का 5 साल का। पंचायती राज व्यवस्था का आधारित सिद्धांत है, बताना है। ऑप्शन है केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ये दोनों है, ये इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकेंद्रीकरण। पंचायती राज पद्धति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा शक्ति दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा किया है? कभी नहीं, 2 बार, 3 बार या 1 बार? आंसर हो जाएगा कभी नहीं किया है। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात की घोषणा कभी नहीं किया है। वित्तीय आपात की उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वित्तीय आपात की जो भी घोषणा है ना, वो आपका आर्टिकल जब देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम जो बना है संविधान सभा के, उसमें आर्टिकल 360 में उल्लेख है। अगला जो है आपका यहाँ पर बताना है कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को, संयुक्त क्षेत्र को या सहकारी क्षेत्र को? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1 2, 1 3, 3 4 और 2 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सार्वजनिक क्षेत्र, और होगा आपका निजी क्षेत्र को कहा गया। संयुक्त क्षेत्र नहीं होगा, सहकारी क्षेत्र भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है या निजी क्षेत्र, ये दोनों आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तृप्ति बिंदु सीमांत उपयोगिता होती है, इकोनॉमिक्स से सवाल है। तृप्ति बिंदु सीमांत उपयोगिता होती है, क्या यह शून्य होती है, क्या यह धनात्मक होती है, क्या यह अधिकतम होती है या ऋणात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा शून्य होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, पूछा गया। तो देखिए, एंड गेट होता है, नॉट गेट भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे डिजिटल सर्किट में, एंड गेट, नॉट गेट और नॉर गेट, ये सब डिजिटल गेट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक गेट। और गेट, एंड गेट, अच्छा एंड गेट, नॉट गेट और गेट, इसको हम लोग तीनों को क्या कहते हैं? बेसिक गेट। ठीक है, बल्कि एड जो होता है, एड, ये किसी प्रकार से लॉजिक गेट नहीं है, ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी एंड गेट, नॉट गेट और गेट ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिक गेट होता है, इसी को हम लोग बेसिक गेट कहते हैं। एंड गेट में जो होता है 2 इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। नॉट गेट में एक इनपुट एक आउटपुट होता है। और गेट में भी सेम होता है, एंड गेट की तरह 2 इनपुट एक आउटपुट। ठीक है, बाकी ADDD8 किसी प्रकार का कोई लॉजिक ऑपरेटर या सिस्टम नहीं है। अगला जो है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है? अजय जडेजा को, अजय रात्रा को, कपिल देव को या नवाब पटौदी को? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव को क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है। जैसे MS धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से या बैडमिंटन से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, 11 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से है? फुटबॉल से, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, तारा अली बेग, महात्मा गांधी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा जो लिखा गया है
वह पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि पहले मुस्लिम महिला जिसने भारत का शासक किया, ठीक है, शासन किया, ठीक है, पहले मुस्लिम महिला जो भारत के शासन किया था, ठीक है, राजिया सुल्तान या मुमताज़ या नूरजहाँ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजिया सुल्तान, ठीक है। राजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की जो थी ना वो बेटी थी, ठीक है, जिसका कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 था। दिल्ली सुल्तान की पहली और अंतिम महिला सुल्तान भी थी यही, ठीक है, कौन? इल्तुतमिश की बेटी राजिया सुल्तान, जो भारत की पहले मुस्लिम महिला शासिका थी, राजिया सुल्तान, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? औरंगजेब ने, बलबन ने, अकबर ने या जहांगीर ने? पूरी यदि आप लोग हिस्ट्री का देखे होंगे वीडियो मैराथन 1 तो आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। हिस्ट्री का सवाल था और हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने मैराथन क्लास 1 में कंप्लीट करा दी हूँ, जरूर आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगा। चलिए, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जवाहरलाल नेहरू, श्री राजा गोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद या पटाभी सीतामैया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी, ठीक है। जब लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गया था कौन? सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? विलियम बेटिंग, बेरेन हस्टिंग्स, ग्रेटर थेसच या क्लीमेंट एंटेली? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लीमेंट एंटेली, ठीक है। भारत का आज़ादी समय यानी भारत का जब आज़ादी हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, उस समय ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी वो प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एंटेली था, ठीक है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने एंटेली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली और 15 अगस्त 1947 को इसको भारत की आज़ादी मिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। इस प्रकार से कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुसार आपको बताना है? पूना समझौता, शिमला समझौता, पूना समझौता या कैबिनेट मिशन? चलिए, इसको घटना अनुसार आपको बताइए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले देख लेते हैं। पूना समझौता सबसे पहले हुआ था, फिर हुआ था पूना समझौता, फिर वही चीज़ रिपीटेड किया गया है बार बार, ठीक है। उसके बाद आपका शिमला समझौता हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद हुआ था आपका कैबिनेट मिशन, चौथा। तो ऑप्शन नंबर क्या था? पूना समझौता। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है, दूसरा है, पहला है, दूसरा है और चौथा है कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? देखिए, ऐसे तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपका तिब्बत के पठार से होकर निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से, ठीक है, जो भारत से बाहर है। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में जब मिल जाती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो उसे क्या नाम से जाना जाता है? गंगा नदी, यमुना नदी, पद्मा नदी या मेघना नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेघना नदी, ठीक है। अगला जो है, भारत के कृषि को दुष्प्रभावित करने वाली मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान के कारण, आर्द्रता के कारण, पवन के कारण या ओलावृष्टि के कारण? आंसर हो जाएगा ओलावृष्टि। कभी कभार क्या होता है कि आप लोग
कृषि कार्य किए, चाहे वो आप किसी को फसल हो, धान हो या सब्जी का खेती हो, और ओलावृष्टि अचानक हो जाती है तो सारी फसल जो होता है उसमें आपको बर्बाद हो जाती है। तो वही कहा गया है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो ओलावृष्टि। ठीक है, डी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का जंगल को कहा जाता है। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? गुल्म जंगल या मैंग्रोव जंगल या पर्णपाती जंगल या टुंड्रा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैंग्रोव। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है? आपको बताना है कि कौन सा राज्य जो होता है गेहूं की खेती नहीं करता है। तो देखिए, कर्नाटक जो है गेहूं की खेती करता है, महाराष्ट्र में भी गेहूं की खेती होता है, बंगाल में भी गेहूं की खेती होता है, लेकिन तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होता है। यहाँ पर नारियल की खेती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। गेहूं जो होता है वो क्या है? रबी फसल है, और रबी फसल जो होता है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संविदा भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा SR बोमई मामला द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है विकलांग और बेरोजगारी के राहत। विकलांग और बेरोजगारी की राहत ये क्या है? समावती सूची में आपको मिलेगा। ठीक है, 7वीं अनुसूची के समावती सूची में यह दर्शाया गया है विकलांग और बेरोजगारी का राहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि ग्रामीण राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था ग्रामीण राज्य के माध्यम से राम राज्य। अगला जो है, कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं हो सकता, कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होगा, नहीं भंग होगा, क्योंकि लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर नॉन ऑफ दिस, यहाँ पर यदि ऑप्शन रहता कभी भी नहीं या कभी भंग नहीं होता, कभी भी भंग नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद दिया है 356 के तहत अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तब बिना संसद के अनुमति के पश्चात अधिकतम कितने दिनों तक यह लागू रह सकता है? 6 महीना तक, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, संसद के निरस्त किए जाने तक? चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 महीना तक, कम से कम 6 मंथ तक जो होगा वो आपका लागू रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि नकद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंक द्वारा ऋण देने का गुंजाइश होगी, अधिकतम, सूक्ष्म होगा, कमजोर होगा, न्यूनतम होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिकतम। अगला जो है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? दूसरी में, 10वीं में, 11वीं में या 9वीं में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना था, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना वो 2007 से लेकर 2012 तक ये था। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो समावेशी विकास था। ठीक है, याद रखिएगा, समावेशी विकास जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना था, कार्यकाल 2007 से लेकर 2012। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? अभय मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, या धर्म चक्र मुद्रा में, या भूमि स्पर्श मुद्रा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धर्म चक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से किस खान में निकाला गया था? उड़ीसा से खान में, छोटानागपुर में, बीजापुर में, या गोलकुंडा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा में। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ठीक है, पंचमहल है या नहीं, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, या मरियन पैलेस? ऑप्शन नंबर जो पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में है, सलीम चिश्ती भी है, मरियाना प्लेस भी है, लेकिन मोती मस्जिद जो है आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं है। मोती मस्जिद कहाँ पर है? वो आगरा में। ठीक है, कहाँ पर है? आगरा में। और 1964 में शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में पंचमंगल होगा, पंचमहल होगा, सलीम चिश्ती मकबरा होगा, ये मरियाना पैलेस भी होगा। बाकी जो मोती मस्जिद है वो आगरा में। ठीक है, अगला जो है गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ऑप्शन है विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास देवजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, अब्बास देवजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, बेल्जली द्वारा, या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त हुआ था, बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त हुआ था लागू हुआ था वो कब हुआ था? 1793 में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शेर ने बनाया था। पूछेगा किसने बनाया था ये योजना? जॉन शेर ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या लक्षद्वीप? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा भी वहाँ पर उद्यान है और संघ राज्य क्षेत्र भी सबसे बड़ा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है। किसका उप अंग है? पूछ रहा है कि भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप ठीक है, मूलतः एक अंग है। किसका एक अंग है? जुरासिक लैंड का, या अंगारा लैंड का, या आयुर्वेदी का, या गोंडवाना लैंड का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड का। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः गोंडवाना लैंड का एक अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? ऑप्शन है दक्षिणी पूर्व छोर में, पश्चिमी तट में, उत्तरी पश्चिमी भारत में, या पूर्वी तट में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी तट में। जो ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है, मानसूनी होती है, वो होता है पश्चिमी तट पर। ठीक है, जहाँ वर्षा होती है। अगला जो है अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्रणाली का एकलौता प्राकृतिक वास है?
हिम तेंदुओं के लिए, एक सिंगा गेंडा के लिए, एशियाई सिंह के लिए या दलहनी हिरण के लिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एक सिंह का गेंडा आपको मिलेगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपको नीचे से कमेंट में जरूर बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बाकी वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा न्यू कैडनेट, ताकि अपडेट आपको लगातार मिलते चले और इसी प्रकार से आप लोग को प्रैक्टिस लगातार करवाते जाएंगे ताकि एग्ज़ाम में एक अच्छे स्कोर आप लोग कर पाएँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को तैयारी जो होगा जोरों शोरों से चलता होगा। सारे पेपर को आप लोग एनालिसिस करके रिवाइज करेंगे और ज़रूर बताइए कमेंट में आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, चलिए यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।